3.6 चल रही थी। 3.6 में दो चर में बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात दो चरों के अंदर अपन इनको बदल सकते हैं। वैसे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है नहीं, अपन बदल के कर सकते हैं। तो इस प्रश्नमाला 3.6 में आप लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो पहले मैं उन प्रश्नों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रश्नमाला का अध्ययन करेंगे। तो आइए, इसमें आपने पहले का 7वां प्रश्न पूछा। 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं। दोनों समीकरणों के अंदर x और y के पद बटे के अंदर है, अर्थात ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। इनको हम रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। तो किस प्रकार से बदलते हैं? सबसे पहले देखिए, इसमें पहला पद बटे के अंदर x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई और इसमें भी x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई, तो ये बटे में है तो 1/, इसको मान लेते हैं अपन कैपिटल A या स्मॉल a भी मान सकते हैं, तथा दूसरे में अपने पास 1/x माइनस वाई, इसको मान लिया कैपिटल B। ये मान इसमें रखेंगे तो अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार रहेंगे। ये tan बटा है, ये 1/, है तो इसके स्थान पे मान रखेंगे तो tan A। इसी तरह से इसके स्थान पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर 4, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण अपना बनेगा 15a, क्योंकि बटे में x प्लस वाई आ रहा है, उसके स्थान पे a मानना है आप लोगों को। अंक वाली संख्या ऐसे कैसे रहेगी अंश वाले, माइनस यहाँ पर 5b बराबर -2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ चर a और कैपिटल B है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणांक समान करने पड़ेंगे, विलोपन विधि से अपन हल कर रहे हैं। तो ये 10, ये 15 गुणांक समान नहीं है, b के भी समान नहीं है। या तो a के गुणांक बराबर करो या b के गुणांक बराबर करो। b के गुणांक को कर देता हूं मैं, तो इसको 5 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो। जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो 50 प्लस 10b बराबर 20, समीकरण नंबर 3 होगी। इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 38, 2 से गुणा किया तो -10b बराबर -4, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों समीकरणों में b के गुणांक बराबर हो गए, लेकिन b के चिन्ह विपरीत हैं, और चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो tan b प्लस का tan b माइनस का कट गया, इन दोनों को जोड़ा तो 88 बराबर 20 प्लस का 4 माइनस का, तो कितना बचा अपने पास 16। a बराबर मान ज्ञात करेंगे 16/80, या a बराबर हमें प्राप्त हो गया 16 से कट जाएगा, 16 में 16 का भाग एक बार और 16 का भाग 80 में 5 बार, 1/5, a का मान 1/5। अब ये a का मान एक में रखने पर, एक नंबर वाले समीकरण में रखें तो tan इंटू a मीन्स 1/5 प्लस 2b बराबर 4, ये पहला समीकरण जिसमें a के स्थान पे 1/5 कर दिया। हल करेंगे तो ये तो कट गया, 2 आ गया, यानी 2 प्लस 2b बराबर 4, या 2b बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 4 माइनस 2, या फिर 2b बराबर हमें प्राप्त हुआ 2, या b इक्वल 2/2,
ये 2 भी भाग में चला जाएगा, तो b का मान हमें प्राप्त हुआ 1। a और b का मान हमें प्राप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो xy दे रखा है, तो हमें xy का मान ही निकालना पड़ेगा। अब xy का मान निकालने के लिए x और y का मान, a और b का मान वापस रखना पड़ेगा। ओके, तो ये मान वापस रखते हैं। a तथा b का मान ये प्राप्त हुआ, तो आप यहां लिखेंगे a तथा b का मान वापस रखने पर, वापस रखेंगे तो a का मान था 1/x+1 y बराबर 1/5 और b का मान था 1/x - y बराबर, a और b का मान वापस रख दिया। वज्र गुणन करेंगे तो x + y बराबर 5, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 5। और इसको हल करते हैं वज्र गुणन से, तो x - y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 6। अब पुनः x और y के रूप में रैखिक समीकरण युग्म बन गया, जहां y के गुणांक भी समान है, x के भी समान है। y से करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, x से करोगे तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं y से कर देता हूँ जोड़ने पर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, y तो कट गया, x और x कितना हुआ 2x, ये हो गया 6, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 6/2, यानी x का मान 3। x का मान या तो 5 में रख दो या 6 में रख दो। x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, जब 5 में रखेंगे अपन तो 3 + y बराबर 5, पुनः पक्षांतरण करो, y बराबर 5 - 3, तो y बराबर 2। तो अपने पास ये दो उत्तर प्राप्त होंगे x और y के, अर्थात ये बदले जा सकने वाले समीकरण थे, इसलिए इनमें 2 बार विलोपन विधि को काम में लेना पड़ता है। और पहले प्रश्न के से सभी प्रश्न ऐसे ही है, संख्याएं तो अलग अलग है, तो लगभग मेरे हिसाब से पहले प्रश्न के तो प्रश्न आपने कर ही लिए होंगे। अब एक प्रश्न विद्यार्थी ने और पूछा है, वो है प्रश्न संख्या 2 का 2। प्रश्न संख्या 2 का 2 एक समस्यात्मक प्रश्न है, और इस समस्यात्मक प्रश्न को हल करने के लिए पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके पश्चात हमारे पास वही बदले जा सकने वाले समीकरण के रूप में आएगा और उत्तर प्राप्त होगा। तो आइए प्रश्न नंबर 2 का 2 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि 2 महिला और 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, और 3 महिला तथा 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताइए एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। अब इस प्रश्न को समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि कार्य क्षमता वाली एक प्रश्नमाला आपने पूर्व कक्षा 8 के अंदर पढ़ी होगी, जिसमें अपन कैपेसिटी निकालते हैं किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता काम के द्वारा दिनों की संख्या। तो अपने पास कार्य क्षमता का ये सूत्र होता है, कार्य क्षमता बराबर काम बटा समय। अब समय दिन में है तो दिनों की संख्या लिखें, समय घंटों में है तो घंटों की संख्या लिखें। ये कार्य क्षमता का सूत्र था। काम हमेशा एक ही होता है, काम एक होता है, तो किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता कार्य क्षमता के द्वारा ही अपन ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं,
माना एक महिला एक काम पूरा करती है बराबर x दिन में, यानी x दिन में पूरा कर रही है। अब यदि एक महिला की कार्य क्षमता निकाल है, इसलिए महिला की कार्य क्षमता, महिला की कार्य क्षमता काम बटा दिनों की संख्या, यानी काम बटा समय। काम का मतलब एक और समय का मतलब x दिन, तो अपने पास होगी 1/x दिन, यानी काम, इतना काम मिलेगा। एक दिन के अंदर जो काम किया जाता है, यानी एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर दिया, वो उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। तो यहां पर इसकी कार्य क्षमता आ गई। और एक पुरुष एक काम पूरा करता है बराबर y दिन में, इसका y दिन मान लिया, इसलिए पुरुष की कार्य क्षमता बराबर 1/y का। ओके, लेकिन यहां प्रश्न में क्या दिया है उसे देखिए। यहां पर प्रश्न में दिया है कि 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में, तो 2 महिला और 5 पुरुषों की कार्य क्षमता 1/4 हो गई। ओके, तो यहां पर अपन लिखते हैं, क्योंकि 2 महिला प्लस 5 पुरुष कार्य करते हैं बराबर 4 दिन में, इसलिए इनकी कार्य क्षमता होगी 1/4 इतने काम। और इसी तरह से 3 महिला प्लस 6 पुरुष एक काम करते हैं बराबर 3 दिन में, ये 3 दिन में कर रहे हैं, इसलिए इनकी कार्य क्षमता बराबर होगी 1/3, यानी 3 महिला 6 पुरुषों की मिलकर कार्य क्षमता 1/3 काम होगी, यानी 3 महिला 6 पुरुष मिलके काम करें तो एक दिन में काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो जाएगा। और 2 महिला 5 पुरुष मिलके काम करें तो एक दिन में 1/4 भाग काम का पूरा कर देंगे। ये अपन को दिया हुआ है, यानी इनकी कार्य क्षमता ये दे रखी है और इनकी कार्य क्षमता ये दे रखी है। अब अपन समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। तो समीकरण इस तरफ है, आप देखना, प्रश्नानुसार आपने एक महिला की कार्य क्षमता 1/x, तो 2 महिला की कार्य क्षमता 2/x, 3 महिला की कार्य क्षमता 3/x, 4 महिलाओं की कार्य क्षमता 4/x होगी कि नहीं। अब आप देखो पहले नंबर पे महिला कितनी है, 2, पुरुष कितने हैं 5 पुरुषों की कार्य क्षमता 5/y होगी और 2 महिलाओं की कार्य क्षमता 2/x होगी। तो 2 महिला की कार्य क्षमता
और 5 पुरुषों की कार्य क्षमता 5/2। भाई एक की 1/x है तो 2 महिला की 2/x होगी नहीं, और एक पुरुष की कार्य क्षमता 1/y है तो 5 पुरुषों की 5/y होगी। अब यदि ये मिलके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा कार्य क्षमता को, और जोड़ने पर जो कार्य क्षमता आ रही है वो आपको दे रखी है 1/4। ये आपका पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में महिला 3 है तो 3 की कार्य क्षमता ये होगी, 6 पुरुष है तो 6 की कार्य क्षमता ये होगी, और इनको यदि अपन जोड़ दें तो मिलके काम हुआ 3 पुरुष 6 महिला, तो फिर कार्य क्षमता 1/3। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर दें, हल करेंगे तो आपके पास x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए x का अर्थ होगा एक महिला द्वारा काम कितने दिन में पूरा किया गया, तो दिनों की संख्या आएगी। y मीन्स एक पुरुष द्वारा कितना काम कितने दिन में किया गया वो आएगी। अब यहाँ पर दोनों समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, अर्थात इनको बदल सकते हैं, तो मानना पड़ेगा आपको, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। जब ये अपन मान लेंगे तो पहले समीकरण का अर्थ होगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। ओके, दूसरे समीकरण का इसको 3 नंबर लिख लेना, दूसरे का अर्थ होगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3, समीकरण नंबर 4। अब दोनों में गुणांक समान करके हल कीजिए। अब दोनों में गुणांक समान करो तो, या फिर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, बिना बदले भी कर सकते हो, बदल के करो तो इस प्रकार से कर लेना, बिना बदले करो तो आप ऐसे भी ऐसे कर लेना। इस समीकरण को हम या तो लघुत्तम ले लें, और लघुत्तम नहीं लेते हो तो आप पहले कर लो ऐसे की ऐसे। ये मान लो x का गुणांक 2 है, इसमें 3 है, तो इसको बराबर करना चाहो तो आप इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो। डायरेक्ट 3 से गुणा करोगे तो ये होगा 6/x 15/y बराबर 3/4। ये समीकरण नंबर 3। इसको 2 से करोगे तो ये 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए आज यहाँ पर 1/x के गुणांक बिल्कुल बराबर है, 6/x बराबर हो गया, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर, अब घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह तो बदलेंगे, तो ये तो कट गया और इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये इस तरह से घटाएं 15/y माइनस 12/y बराबर, इसमें से इसको घटाइए 3/4 माइनस 2/3, घटा दिया। अब आगे हम करते हैं, इधर लघुत्तम y आया तो 15 माइनस 12, इधर लघुत्तम कितना आएगा 12 लघुत्तम लेंगे तो ये 9 माइनस 8, कुल मिला के यहां बचा 3/y, इधर बचा 1/12, वज्र गुणन करें तो y बराबर 36, y का मान कितना आया 36। अब ये y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, y बराबर 36 समीकरण 1 में रखने पर, या बदले जा सकने वाले तरीके से कर सकते हो। 1/x बराबर ये मान लेना, 1/y बराबर b मान के ab का मान निकाल लेना, ab का मान वापस रख देना, xy का मान आ जाएगा, वो ही मान आएगा। ओके, तो अब इसके बाद में चलो जी इसके मान रखिए 2/x
प्लस 5/36 बराबर 1/4। इसको पक्षांतरण करें अपन तो 2/x प्लस बराबर 1/4 और ये माइनस में हो जाएगा 5/36 या 2/x बराबर लघुत्तम 36 को लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 9 माइनस 4 का बार 36 में 9 बार 9 को 1 से गुणा किया 9 माइनस 5 या 2/x बराबर 4/36 ये मान प्राप्त हुआ। आगे इसको हल करें, इधर से मैं मिटा रहा हूं तो आगे हल करेंगे अपन तो अपने पास आएगा वर्गमूल करने पर या चलो काट लो इसको 2/x बराबर ये 4 से कर जाएंगे दोनों संख्या 1/9 वर्गमूल करें तो x बराबर कितना आ गया 18। x और y का मान आ गया। x का मतलब एक महिला एक काम को 18 दिन में पूरा करेगी और y का मतलब एक पुरुष 36 दिन में काम पूरा करेगी। तो ये नीचे लिखना पड़ेगा, इसलिए एक महिला कार्य पूरा करती है बराबर 18 दिन और एक पुरुष कार्य पूरा करता है बराबर 36 दिन। ये 36 दिन में करेगा और एक महिला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर देगी। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न था, लेकिन पूर्व कक्षा 8 में कार्य क्षमता वाली प्रश्नमाला से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से आपके समीकरण बनेंगे और इस प्रकार से ये हल आपका प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक द्विघात समीकरण। देखिए, इससे पूर्व आपने समीकरण ही पढ़ा था और वो थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब अपन पढ़ेंगे द्विघात। द्विघात का अर्थ ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें कम से कम एक पद ऐसा हो जिसकी चर की अधिकतम 2 घात हो, अर्थात इसकी परिभाषा लिखी अपन, परिभाषा हिंदी के शब्दों में ऐसा समीकरण जिसके कम से कम एक पद में चार अधिकांश समीकरण अपने x के रूप में आते हैं, वैसे y चर भी हो सकता है। चर x की अधिकतम घात दो द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसका मानक या व्यापक रूप, मानक या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0 ये होता है। अर्थात इस समीकरण के अंदर कम से कम एक पद ऐसा है जिसमें x की अधिकतम 2 घात है, इसलिए इसको द्विघात कहते हैं। यहां पर a does not equal 0, एक का मान 0 नहीं होगा। शेष b और c का मान दोनों का भी 0 हो सकता है, किसी एक का भी 0 हो सकता है। और a का अर्थ होता है x² का गुणा, b का अर्थ है x का गुणा और c का अर्थ है
अचर गुणा। अब आपकी जो पहली अभ्यास है 4.1, उसमें सभी प्रश्न ऐसे ही हैं कि निम्न में से कौन से समीकरण द्विघात है और कौन से नहीं। तो दिए गए समीकरणों के अंदर या बीजीय व्यंजकों में आपको ये देखना होगा, जहाँ कोष्टक आ रहा है कोष्टक खोलना है, बटे वाली संख्या आ रही है तो लघुत्तम लेना है, पॉइंट वाली संख्या है तो पॉइंट उठाना है और उठा करके अंतिम सॉल्यूशन की इस व्यंजक से तुलना करनी है। यदि आपका व्यंजक इसकी पालना कर रहा है, जिसमें ये वाला पद जीरो नहीं होना चाहिए, शेष दोनों जीरो हो सकते हैं, कोई एक जीरो हो सकता है, तो वो द्विघात होगा, अन्यथा द्विघात नहीं होगा। तो प्रश्नमाला 4.1 में केवल द्विघात समीकरणों को पहचानने से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है। तो पहले का एक चौथा प्रश्न मैंने लिखा है जिसमें ये आपको दिया हुआ है। अब हमें जांच करनी है कि ये द्विघात है या नहीं। तो सबसे पहले अपन इस कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक खोलने का मतलब इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कैसे करते हैं, पहले x को गुणा करें किससे, 2x + 1 से, फिर इसके बाद में -3 को भी इससे गुणा करना है, यानी 2x + 1। ये पंक्ति गुणन है, व्यंजकों को पंक्ति के द्वारा गुणा करना, बराबर इस x को जब कोष्टक खोलेंगे तो ये x अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये एक पदीय संख्या है, ये दो पदीय संख्या थी तो दो बार गुणा होगी, एक बार x से गुणा होगा, एक बार -3। इसमें एक पदीय है तो अंदर गुणा करेंगे x² + 5x, हो गया। अब इसमें भी अपन कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खोलो, 2x² + x, -3 से गुणा करेंगे, -6x -3 बराबर x² + 5x। सारे पदों को एक तरफ पक्षांतरण कर दो, 2x² + x -6x -3, इन दोनों पदों की इधर लाएंगे, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर आपको 0 प्राप्त होगा। अब इसके बाद में स्क्वायर वाले पद देखते हैं, 2x² प्लस का 1x² माइनस, तो अपने पास x² का एक पद बच गया। अब x वाले देखते हैं, 1 प्लस का 6 5, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस में 11x हो गए और प्लस का 1x है, तो कुल मिला के -10x बच गई। अंक में देखें तो अपने पास सिर्फ -3 बराबर 0। अब आप देखिए ये द्विघात के मानक रूप में है, x² का पद इसमें आ रहा है, एक पद आ रहा है, इसलिए ये द्विघात। तो आप देखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण है। तो ये पहले तो आपको जांच करने वाला प्रश्न है। और 4.2 का जो दूसरा प्रश्न है, 4.1 का दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में समस्यात्मक प्रश्न है, अर्थात आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में इनको निरूपित करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो किस तरह से बनाएं? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको एक समीकरण बनाना है। तो माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई को अपन y अलग मान लेते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण हमेशा एक ही चर का होता है, या तो उसको y के रूप में बनाओगे या x के रूप में।
एक ही चर में बनेगा तभी ही वो एक चर का द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहां पर प्रश्नानुसार हमारे पास दिया हुआ क्षेत्रफल का अर्थ होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई 528 दे देता है। तो पहला समीकरण xy बराबर 528, ये तो आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका बनेगा इसमें, वो है लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये लंबाई इसके दुगने से भी एक अधिक है, दुगने से भी एक अधिक, अर्थात इसको दुगना कर दें अभी भी एक ज्यादा, तो इसमें एक और जोड़ दो। अब तो दोनों बराबर होगी, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखना पड़ेगा, क्योंकि दो चरों के अंदर ये तो 2 समीकरण बन गए, हमें तो एक समीकरण बनाना है। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो आपके पास आएगा 2y + 1 इंटू वाई बराबर 528, कोष्टक खोलेंगे 2y² + y बराबर 528, या फिर 2y² + y माइनस 528 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जो y चर का बना। आप x चर का भी बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि y चर में ही बनाए। ओके, तो इस तरह से आपको इनमें समीकरण बनाने हैं। अब दूसरा है क्रमांगत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। इनको ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनाओ। तो अभी अपन केवल समीकरण बना रहे हैं, ज्ञात नहीं कर रहे। ज्ञात करेंगे तो अपन को विधि अपनानी पड़ेगी, विधि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा, माना एक धन पूर्णांक अपन x मान लेते हैं, इसलिए दूसरा क्रमांगत देखिए क्रमांगत धन पूर्णांक दे रखा हो तो अपन जानते हैं धन पूर्णांक 1 2 3 4 इस तरह से आते हैं। पहला 4 मानेंगे तो अगला 5 आएगा, यानी पहले में 1 जोड़ेंगे तो अगला क्रमांगत आएगा। और यदि सम या विषम दे रखा हो, विषम दे रखा हो तो पहले में 2 जोड़ेंगे तो क्रमांगत सम या विषम अगला प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। और क्रमांगत धन पूर्णांक दे रखा तो 1 जोड़ने पर, तो दूसरा क्रमांगत धन पूर्णांक, ये पूर्णांक होगा आपका, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ोगे तो अगला प्राप्त होगा, यानी x + 1 ये है। लेकिन प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करें तो गुणनफल हमें प्राप्त होता है 306 के बराबर। अब दोनों को गुणा करें, x को x से किया, x को 1 से किया, 306, या x² + x - 306 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होगी। इस तरह से 2 चर वाले एक चर में द्विघात समीकरण बनाया गया है। तो आज केवल अपन ने सिर्फ इतना सीखा है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो आपने देख भी लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया। यानी द्विघात समीकरण इस रूप में होना चाहिए, bx + c बराबर 0। अब इनमें से कई ऐसे भी समीकरण होंगे जिनमें x वाला पद गायब होगा,
कई ऐसे होंगे जिसमें सी वाला पद गायब होगा, कई ऐसे भी समीकरण आ जाते हैं जिसमें दोनों ही पद गायब होते हैं, लेकिन ये वाला पद कभी गायब नहीं होगा, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हल करते समय हमेशा दो मान प्राप्त होते हैं, यानी जो चर आपको दे रखा है x अथवा y, उसके दो ही मान होंगे जिनको अपन क्रमशः मूल कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में शून्य कहते हैं, उसी तरह से द्विघात समीकरण में इनको मूल कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अपन ने समस्यात्मक प्रश्नों में समीकरण बनाना और द्विघात समीकरणों की पहचान आपकी प्रश्नमाला 4.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। और शेष अब द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां तथा इनकी प्रकृति, समस्यात्मक प्रश्न, ये अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।